स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएल एक्सपर्ट। आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप में एक नया टॉपिक उठाएंगे। इट इज द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे। ठीक, सो रिटायरमेंट एंड डेथ आपका एक ही पार्ट ऑफ चैप्टर है। ठीक है, सो जो हमें आज देखना है टिल नाउ जो अभी तक हम देख रहे थे, देखो टर्म 2 में आपका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, सो अगर हम बात करें जो टर्म 2 में पार्टनरशिप वाला पार्ट कवर करना था वो आपका कौन सा था, पहले हमने देखा दैट इज रिटायरमेंट। ठीक, फिर दूसरा हमने अभी जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर के क्वेश्चंस देखेंगे एंड एट लास्ट डिसोल्यूशन। एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे शेयर एंड दैट इज द पार्ट बी ऑफ द अकाउंटेंसी। क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेथ ऑफ द पार्टनर में हमें क्या क्या देखना है, तो पहले आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे एंड उसके बाद फर्दर वी विल स्टडी। ठीक, सो यहाँ अगर हम बात करें कि क्या रिटायरमेंट एंड डेथ का केस अलग अलग है, नहीं। देखो रिटायरमेंट में भी हम क्या पढ़ रहे थे, एक पार्टनर था जो अभी तक बिजनेस का पार्ट था एंड वो डिसाइड करता है कि अब उसे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है अपने रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ। ठीक है, सो ही डिसाइड टू क्विट द बिजनेस और एग्जिट द बिजनेस। ठीक है, सो वहां पे भी एक पार्टनर जा रहा होता है। तो डेथ के केस में भी क्या है, हो सकता है कि कोई पार्टनर कोई एक्सीडेंट मीट आउट कर जाए या फिर हम कह सकते हैं उसकी डेथ हो जाए किसी इलनेस की वजह से। तो उस केस में भी क्या है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ रहा है। यहाँ रीजन क्या है, यहाँ रीजन रिटायरमेंट नहीं है, डेथ है। ठीक है, तो ऐसे में हम जो रिटायरमेंट में करते थे क्या करते थे, हम रिटायरमेंट में करते थे कि जो भी अमाउंट होता था पार्टनर को बिलोंग करता था, रिटायरिंग पार्टनर को, वो हम उसे ही दे देते थे। बट व्हाट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर केस में कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, सो वो सारा अमाउंट जो अभी तक हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे थे वो सारा अमाउंट बिलोंग करेगा किसे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ओके। सो आज जो हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एंड जो अच्छे फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन से कवर करेंगे। सो हमें नरेंद्र जी ने ज्वाइन किया, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, पहला तो आपका रिटायरमेंट के बाद जो हम डेथ देख रहे हैं ये भी क्या है, ये भी है एक तरह का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाउ इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिकॉज इसमें पार्टनरशिप में एक मेजर चेंज आ रहा है जिसमें पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है, जो अभी तक एग्रीमेंट चल रहा है वो सीज हो जाएगी, वो अब एंड हो जाएगी एंड उसकी जगह पे एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टार्ट होगी। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे कि आप लोग कभी सोचते होंगे कि हम 3 मिलके बिजनेस चला रहे हैं, हम 4 दोस्त मिलके बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, एंड अभी तक हम बिजनेस चला रहे हैं एंड उसके बाद हो सकता है एक पार्टनर डिसाइड करके वो छोड़ के जाना चाहता है या किसी पार्टनर की किसी रीजन से डेथ हो जाए। ठीक, सो यू विल बी लाइक कि व्हाट विल हैपन नाउ, अभी तक तो हम रजिस्टर बिजनेस चला रहे थे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चला रहे थे, व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक, सो वहां पे क्या हमने पढ़ा था कि अब होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, जब आप करंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट को एंड करके यू स्टार्ट द न्यू एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक, ईदर एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको चेंजेस लाने। ठीक, नेक्स्ट केस एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, तब जो प्रीवियस आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको सीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद देखा था रिटायरमेंट, कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाह रहा है या कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो भी इस केस में क्या होगा, जो करंट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड होगी, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगी वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड उसकी जगह पे एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, सो ये आपका वन ऑफ द पार्ट है किसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, ओके। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो अमाउंट हमें देना है वो किसे देना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अब व्हाट इज डिसीज्ड पार्टनर, ठीक, वो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जिस पार्टनर की डेथ होती है हम उस पार्टनर को कहते हैं डिसीज्ड पार्टनर। ठीक, क्लियर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो ये पार्टनर तो रहा नहीं, ठीक, बट जो भी इसका अमाउंट ड्यू होगा, जिसके लिए लाइबल होगा इन दी बिजनेस, वो अमाउंट किसे मिलेगा। अभी तक आप लोग क्या सोचते थे कि चलो एक बिजनेस खोलते हैं, एक मर जाएगा
एंड सारा का सारा हमारा, मतलब जो भी बचे हुए पार्टनर्स हैं उसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग खेल गेम में अगर कुछ पार्टनरशिप फॉर्म में कोई गेम खेलते थे एंड यू आर लाइक कि हाँ इतना तुम्हारा हो गया एंड एक पर्टिकुलर फ्रेंड का हो गया एंड एक आपका हिस्सा हो गया, ठीक। एंड आपको क्या लगता था कि अच्छा एक पार्टनर चला गया तो अब वो सारा का सारा हम दोनों का हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस विद द एक्चुअल पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पे क्या होगा, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो ये डिसाइड करता है कि बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, तो अभी तक उसने जो भी काम किया होगा, जो भी एफर्ट्स पुट करे होंगे, जो भी कैपिटल लगाई होगी, वो सब उसे रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे वो अमाउंट कौन रिसीव करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसे हम आगे जो देखेंगे, जो हमें एक अकाउंट और बनाना होगा, देखो रिटायरमेंट और ये ऑलमोस्ट सेम ही है आपका, बस एक दो पॉइंट जो आपका डिफरेंस है वो आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर कल से हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो डिफरेंट का है वो आज हम कवर कर लेंगे, वो है आपका प्रॉफिट के पार्ट में, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी अमाउंट ड्यू आया था वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, ठीक। बट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट जो इस पार्टनर के ऊपर ड्यू होगा वो हम सिंपली ट्रांसफर कर देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, उसे हम एग्जीक्यूटर अकाउंट से जानेंगे, ठीक है। ये अकाउंट हमें वहां क्रिएट करना होगा एंड सारा का सारा अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। अगर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस क्लोज नहीं, उन्हें बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो उस केस में एक नई पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रेजेंट करी जाएगी, फॉर्म में लाई जाएगी एंड फिर उसके बेसिस पे बिजनेस कैरी ऑन होगा बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर सेटलिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर्स अमाउंट, ठीक। ओके, डन विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट की डेथ में हमें चीजों को कैसे समझना है। रिटायरमेंट जैसे ही समझो, बस यहाँ पे ये समझो कि वो अमाउंट जो अभी तक हम रिटायरिंग पार्टनर को देते थे वो उसे ना देके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना, ठीक। ओके, नाउ व्हाट अमाउंट विल बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू, क्या क्या वो मिलेगा उसे, ठीक है। हमें पता है कैपिटल देते हैं हम, रिटायरिंग में भी देते थे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इफ एनी, अगर दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर तो, ठीक है। दूसरा गुडविल का पार्ट देते थे, वो यहाँ भी देना है। रिजर्व, कोई भी रिजर्व होता था तो उसमें हम शेयर देते थे, वो भी यहाँ पे देना है। रिवैल्यूएशन हम करते थे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसे कंसिडर करते थे, तो वो भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट है, ये आपका नया है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब यहाँ भी देखो ये प्री प्लान तो रिटायरमेंट है नहीं, ठीक, ये डेथ है, कभी भी हो सकती है, ठीक। हो सकता है कि उसने जनवरी से लेके दिसंबर तक काम किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको समझते हैं, थोड़ा अलग करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेके दिसंबर तक उस पार्टनर ने वर्क किया, ठीक। बिकॉज ऑफ सम इलनेस और हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट उस पार्टनर की डेथ हो जाती है जनवरी में, ठीक। अब ऑल दो वी ऑल नो कि हमें प्रॉफिट पूरा ओवरऑल कब कैलकुलेट करना होता है, मतलब एक्चुअल जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो एक साल का निकालते हैं, ठीक। एक साल का प्रॉफिट हम कहां से कहां कंसिडर करते हैं, अप्रैल से मार्च, ठीक। बट मुझे ये बताओ, जो पार्टनर अप्रैल से दिसंबर के बीच में काम कर रहा होगा उसका कुछ तो पार्ट रहा होगा, वट एवर द प्रॉफिट दैट बिजनेस हैव अर्न टिल दैट डेट, मतलब उसकी डेथ से पहले जो उसने वर्क ऑन किया होगा इन द बिजनेस, उससे कुछ तो रिजल्टिंग प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस तरह के प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम उसका वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर सके, इसे हम कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट। क्या कहते हैं? इंटरिम प्रॉफिट। व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंटरिम प्रॉफिट? बिकॉज ये पूरे साल का नहीं निकाल रहे हैं, हम कुछ मंथ्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। मतलब जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट हमें निकालना है एंड वो प्रॉफिट हम प्रोवाइड करेंगे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर, ठीक, डिसीज पार्टनर। क्लियर है? तो यहाँ पे कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि सपोज अप्रैल से लेके दिसंबर तक उसने काम किया है एंड बिकॉज ऑफ हिज वर्क उसका कुछ प्रॉफिट में एंटाइटलमेंट है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे पूरा विद रूल्स चलेंगे, कोई भी अमाउंट किसी भी तरह का
रिमेनिंग पार्टनर को बिलोंग नहीं करेगा, हर एक प्रॉफिट को यहाँ कंसिडर करेंगे इन द केस ऑफ डेथ। ठीक, तो यहाँ अप्रैल से दिसंबर उसने काम किया, जनवरी में डेथ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रैल से दिसंबर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन सम बेसिस, एंड देन उस प्रॉफिट में से जो भी उसका पार्ट होगा, डिसीज पार्टनर का पार्ट होगा, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ एक बात कह दी इंटरिम प्रॉफिट की, किसकी बात कही है, इंटरिम प्रॉफिट की। ठीक, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले दिमाग तो यही में आया होगा, ठीक है, कि मैम ठीक है ये सब चीजें तो अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है, हमें पता है कि कैपिटल में कैसे एडजस्टमेंट करना है, अभी तक रिटायरिंग में हम जैसे कर रहे थे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे, सेम वे में हम यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, गुडविल का भी हमें पता है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग देखना होगा। ठीक, जो भी पार्टनर जा रहा है या फिर रिटायरिंग है या फिर डिसीज पार्टनर है, उसका पार्ट ऑफ शेयर कैलकुलेट करके गेनिंग पार्टनर से प्रोवाइड करेंगे। ठीक, रिजर्व का भी ऑल नो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, सो वी ऑल नो दीज थिंग कि हाँ इसे हमें कैसे ट्रीट करना है। ठीक, दूसरी चीज है कि हाँ हमें ये भी पता है कि रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी से साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, बट दिस इज टोटली न्यू थिंग, अभी तक रिटायरिंग में तो नहीं पढ़ा था, तो इसकी कैलकुलेशन का कोई तरीका होगा? यस, इसके तरीका है। इसे हम कैलकुलेट दो तरीके से कर सकते हैं, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। ठीक है, टाइम बेसिस क्या कह रहा है, जैसा नाम है वैसे ही साउंड कर रहा है। टाइम बेसिस में मतलब आपको कुछ साल का प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक, यहाँ आपको सम ईयर ऑफ प्रॉफिट गिवन होगा, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट गिवन होगा। देखो हम इस साल का प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने अभी बात करी आपसे कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक उसने काम किया, ठीक, बट मुझे तो इस साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब ये एंड हो जाएगा ऑन मार्च। ठीक, तो जब तक ये साल पूरा नहीं हो जाता है, वी कैन नॉट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस, इस केस में हमारे पास दो मेथड है, पहला है टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर बेसिस। ठीक, टाइम बेसिस क्या कहता है, टाइम बेसिस कह रहता है इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें पिछले साल के प्रॉफिट कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब ये जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो एंड उसी के बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, पहला वो ये कह रहा है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमें टर्नओवर बेसिस पे निकालना है। टर्नओवर बेसिस पे यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्या होता है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 10 लाख की सेल करी, ठीक है, 10 लाख की सेल करी, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। ठीक, तो अगर मैं पूछूं आपसे इस सेल पे कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यू हैव अर्न, तो आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाए कितना, 20। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 20%। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि हाँ एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव हमें सेल्स फिगर गिवन है, उसके ऊपर हमें पता है कि रिस्पेक्टिव प्रॉफिट क्या हो सकता है। ठीक, तो इसी तरह हमें एक प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेल और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे हमें ये प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक, देन हमें ये निकालना होगा कि कितना प्रॉफिट आया। देखो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, हमें एक प्रॉफिट चाहिए जो कि हमें उठा के बांट देना है किसे, जो कि हमें प्रोवाइड करना है टू दी डिसीज पार्टनर। ठीक, तो वो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो टाइम बेसिस पे या तो टर्नओवर बेसिस पे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टर्नओवर और टाइम बेसिस है क्या। टाइम बेसिस कहता है आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे, ठीक, जहां हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में जो चीजें हमें कंसिडर करनी है वो देखना है कि इसको इन्वॉल्व, मतलब इन सबको सम अप करके एक हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हमें देखना है, मल्टीप्लाई करना है जितने भी मंथ्स ऑफ प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे रिक्वायर्ड मंथ्स ऑफ प्रॉफिट।
अब ये कैसे होगा, ये अभी एक क्वेश्चन करेंगे तब बेटर समझ में आएगा। इतना समझ लीजिए, यहाँ पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे टिल दोज मंथ, जितने मंथ तक डिसीज पार्टनर ने फर्म में काम किया है, जिसका प्रॉफिट हमें उसे एक्सपेक्टेड निकाल कर देना है, जिसे हम कह रहे हैं इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट मैंने आपको क्या कहा, वो प्रॉफिट जो कुछ मंथ्स का है, पूरे साल का नहीं, कुछ मंथ्स का, लाइक 3, 4, 5, 6। इट डिपेंड कि ईयर के स्टार्ट होने, दैट इज अप्रैल से स्टार्ट होने तक, अप्रैल से स्टार्ट होने से किस मंथ तक डिसीज पार्टनर एक्टिव रहा फर्म में। क्लियर। टर्नओवर बेसिस क्या कहता है, यहाँ हमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें कंसिडर करना होगा प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। देन हम देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर या टिल दैट टाइम, मतलब जिस डेट पे डेथ हुई है उस डेट तक की सेल क्या है, फिर हम ये परसेंटेज लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड टू द डिसीज पार्टनर। ठीक, अब ये तो एक पार्ट हो गया, वन बाय वन लेके चलना। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया कि इंटरिम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, अभी इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन जब हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, बी की डेथ हो जाती है ऑन 31 अगस्त 2018। इसी तरह के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। देखो ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल, ठीक, उसने काम किया है कब तक, मतलब उसका हमें जो प्रॉफिट देखना है 31 अगस्त तक का प्रॉफिट हमें उसे प्रोवाइड करना है। 31 अगस्त को उसकी डेथ होती है। ठीक है, तो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, सो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मंथ्स वो बिजनेस में एक्टिव रहा बिफोर दी डेथ। ठीक, तो क्या इस 5 मंथ्स में जो भी उसने काम किया उसे प्रॉफिट नहीं देंगे, देंगे। ये जो 5 मंथ हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरिम प्रॉफिट। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी तरह के कि हमें 5 मंथ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन देख के समझेंगे कि ये टाइम बेसिस पे है कि सेल्स बेसिस पे है। ठीक है, ओके। B's shares of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years। देखो लाइन क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन में आपको बताया नहीं जाएगा कि वो टाइम बेसिस है कि वो सेल्स बेसिस है। आपको यहाँ देखना क्या है, देखो B का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग, मतलब जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर रहा होगा टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक, वो हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये जो लाइन है बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, ये आपका बता रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है इंटरिम प्रॉफिट ऑन द टाइम बेसिस। हमें टाइम बेसिस पे इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड देन उस इंटरिम प्रॉफिट में से हम डिसीज पार्टनर का पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स फॉर द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 17, 18। हमें 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और हमें 3 साल का एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक, फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st ऑफ एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती हैं। ठीक, यहाँ तक तो वो क्वेश्चन है जो अभी तक मैं आपको बता रही थी। ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग टू द इंटरिम प्रॉफिट। बट कॉन्सेप्ट डेथ वाले में, डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरिम प्रॉफिट का नहीं था, एक और है, दैट इज दिस लाइन। ये दोनों केसेस अलोंग विद दी आपका इंटरिम प्रॉफिट, जो एक और केस है जो हमें इन दी डेथ ऑफ द पार्टनर केस में पढ़ना है, वो है ये। ठीक, पहला केस क्या कर रहा है कि पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। आपके 2 तरह के केसेस के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक, जब क्वेश्चन में साइलेंट हो ये कि पार्टनर की डेथ के बाद ये ना बताया गया हो कि फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, उस केस में जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा। जो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है इन दी डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक, हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका,
इंटरिम प्रॉफिट का, रेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा। रेस्ट से मेरा क्या मतलब है, दीज थिंग एक्सेप्ट दिस, इनका ट्रीटमेंट जैसे अभी तक करते आ रहे थे, क्या कर रहे थे, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे थे वैसे ही डिसीज पार्टनर को इन दी सेम वे आप प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? यहाँ डिफरेंस कहाँ आएगा, इंटरिम प्रॉफिट में आएगा। तो हमें जो देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, ठीक है। अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें दो तरीके से देखना होगा। पहला, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक, फर्स्ट केस है when no information is given, no information is given regarding new PSR, ठीक, हमें नहीं पता है कि पार्टनर की डेथ के बाद फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में बांटे जाएंगे। तो यहाँ हम रिटायरिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरिम प्रॉफिट की, ध्यान देना, अगर हम बात करें इंटरिम प्रॉफिट की एंड हमें क्वेश्चन में ये साइलेंट है क्वेश्चन कि डिसीज पार्टनर के बाद, डिसीज पार्टनर के जाने के बाद, मतलब उसकी डेथ हो जाने के बाद फ्यूचर का प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है इस रिगार्डिंग में, ठीक। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो आपकी डिफरेंट होगी एंड उसी जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू डिसीज पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। एक ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अब इसके अपोजिट में ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट केस क्या बन सकता है, जब इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक। सेकेंड केस होगा व्हेन इंफॉर्मेशन is given regarding new PSR। अगर न्यू PSR गिवन है कि डिसीज पार्टनर के जाने के बाद, मतलब डिसीज पार्टनर के बाद फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा एंड उसके रिगार्डिंग रेशियो गिवन है, एग्रीमेंट में है क्लॉज इसके रिगार्डिंग, उस केस में हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गेनिंग, ठीक। तो जो आपका एंट्री होगी जो हमेशा से हम कंसिडर करते हैं जब भी हमें न्यू PSR गिवन होता है, दैट इज गेनिंग रेशियो डेबिट टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा, जो कुछ हम कह सकते हैं जिसका नुकसान हो रहा होगा इन द चेंज इन PSR, या डिसीज पार्टनर, ठीक। यूजुअली हम यहाँ डिसीज पार्टनर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है जब न्यू PSR गिवन हो तो जो पहला एक पार्टनर था, रिमेनिंग पार्टनर में एक पार्टनर हो सकता है क्या कर रहा हो, वो लॉस बियर कर रहा हो, मतलब वो अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा हो इन दी न्यू PSR, ठीक है। उस केस में वो सैक्रिफाइसिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम डिसीज पार्टनर को कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस हमें न्यू PSR गिवन है, ठीक। तो आपको ये केसेस पता चल गया, ठीक। अब इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक, वन बाय वन करेंगे। पहला हमें क्या करना है, पहला हमें इंटरिम प्रॉफिट निकालना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें यहाँ पे इन दोनों के केस में जर्नल एंट्री देखना है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये वर्किंग नोट में जाएगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, ठीक है। ओके, हमें तरीका गिवन है क्वेश्चन में, आपको डेथ वाले केसेस के क्वेश्चन जो होंगे उसमें इंटरिम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका गिवन होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसमें हमें कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे ये लाइन से क्लियरली विजिबल था कि टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो कंसिडर करना है 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज 2016, 2017 एंड 18, ठीक। यहाँ हम पहले टोटल प्रॉफिट देखेंगे। ओके,
प्रॉफिट है 40, 50, 72, 40, 50, 72। ठीक, ओके। सेकेंड, एवरेज कंसिडर करेंगे। ठीक, एवरेज कंसिडर करने का तरीका क्या है, देखो जितने साल का प्रॉफिट कंसिडर किया उतने ही साल से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट इज टोटल प्रॉफिट 3 साल का 1,62,000, और ये कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का। ठीक, सो इट इज कमिंग 54,000। ठीक है, क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें, ये एवरेज प्रॉफिट आपका क्या बताता है कि एक साल में कितना मिनिमम आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट डिफाइन दिस, एवरेज प्रॉफिट क्या डिफाइन करता है कि हाँ एक साल का कितना प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सो एक साल का प्रॉफिट होना चाहिए 54,000, और मुझे कितने मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, एक साल का नहीं चाहिए। तो क्या इस पे डील करेंगे? नहीं, अब हम जो कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और ये कैसा प्रॉफिट है, ये आपका टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉफिट है। ठीक है, ओके। तो सिंपली हमें करना क्या है, ये जो आपका प्रॉफिट है ये 12 मंथ्स का है। ठीक, पर एनम है ना। देखो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तीनों साल की प्रॉफिट को उठा के हमने फिर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, तो ये प्रॉफिट जो हमें बताता है, ये बताता है कि एक साल में ऑन दी एवरेज बेसिस हम कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक, सो अगर हम बात करें, ये जो प्रॉफिट है आपका 12 मंथ्स का है, एंड आई रिक्वायर्ड ओनली 5 मंथ्स प्रॉफिट, तो कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सो 54,000 इज द प्रॉफिट ऑफ 12 मंथ्स। 12 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का प्रॉफिट आएगा, एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5 मंथ्स प्रॉफिट। ठीक, ये किसने किया, यूनिटरी मेथड को फॉलो किया। मैथ्स में जो आपका यूनिटरी मेथड होता है उसे फॉलो किया। टोटल एक साल की प्रॉफिट को 12 से डिवाइड किया, 1 मंथ प्रॉफिट वी विल गेट, एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो ये आ रहा है आपका 4,500 मल्टीप्लाई 5। सो 5 मंथ्स प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,500। ठीक, तो क्या इस प्रॉफिट को पूरा कंसिडर करेंगे? नहीं। अब इसमें देखेंगे कि जो पार्टनर की डेथ हुई, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, दैट इज डिसीज पार्टनर, उसका शेयर कितना है। डिसीज्ड पार्टनर पार्ट इन इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, तो 22,500 5 मंथ्स का टोटल प्रॉफिट है, एंड इसमें हमें देखना है कि पीएसआर, ओल्ड पीएसआर क्या है। तो ओल्ड पीएसआर हमें कुछ भी नहीं गिवन है, साइलेंट है क्वेश्चन इस रिगार्ड में। तो ओल्ड पीएसआर क्या कंसिडर करोगे, इक्वल। व्हेनेवर ओल्ड पीएसआर के बारे में भी इंफॉर्मेशन ना गिवन है, तो ये समझ लेना कि वो बराबर से प्रॉफिट बट रहा था। तो बराबर से प्रॉफिट बटने का क्या मतलब है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड एक पार्ट बिलोंग करेगा टू दी deceased partner. Okay, who is the deceased partner in this question? The deceased partner is B. ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं B's part in interim profit. ठीक है, ओके। तो ये तो आया पार्ट ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, मतलब बी की डेथ की डेट तक का जो उसे पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फ्रॉम द फर्म, इट इज 7,500। अब नेक्स्ट यहाँ क्या देखना है, देखो पहला पार्ट हम क्वेश्चन का कर चुके हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा था कि हमें निकालना था इंटरिम प्रॉफिट। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अब उसी की हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू
केसेस। तो पहले फर्स्ट केस की पास कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पास ऑन करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, जब हमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी आइडिया ना हो। ठीक, उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो। उस केस में बताया था कि पीएल सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा एंड इस अकाउंट के थ्रू डिसीज पार्टनर को उसका पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके कैपिटल में वो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू बीस कैपिटल। ठीक, तो हम कह सकते हैं बीस पार्ट ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट of her death is transferred to her capital account। ठीक है, ओके। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 7,500। सो यहाँ पे पहला हमारा पार्ट डन। ठीक, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास ऑन होगी। नाउ नेक्स्ट में हमें न्यू पीएसआर की इंफॉर्मेशन है, दैट इज 7:5। ठीक, इस केस में हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। हमारा काम क्या है, सबसे पहला गेनिंग रेशियो। ठीक है, पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ए का न्यू पार्ट है 7/12 माइनस 1/3। ठीक है, नाउ बी 5/12 1/3। तो यहां से गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग 3:1 बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, सो इस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कितना कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट दोनों पार्टनर देंगे टू दी आपका डिसीज पार्टनर। ठीक है, सो ए विल गिव 7,500 का 3/4 and C will give 7,500 का 1/4। Okay, so the amount is 5,625 and 1,875. These two amount will be given by the remaining partner to the deceased partner in the form of interim profit। ठीक, तो अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। केस 2। ठीक, एंट्री सिंपल है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, दैट इज एज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक, टू बीज कैपिटल जिसको रिसीव होना है। अमाउंट वाज 5,625 1,875। डन, ओके। सो हियर आवर क्वेश्चन कम्स टू एंड, जहां पे हमें सेकेंड केस भी कवर किया एंड उसमें हमारी एंट्री कुछ इस तरह से पास होंगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर पीएसआर न्यू पीएसआर गिवन है, हम यहाँ सिर्फ एंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंटरिम प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एंट्रीज आपकी सेम होगी, क्वेश्चन में देख लेना न्यू पीएसआर गिवन है तो ये एंट्री पास ऑन कर देना रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी इंटरिम प्रॉफिट। क्लियर है। दूसरा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दी न्यू पीएसआर, तब आपको ये एंट्री पास ऑन करनी होगी किसके रिगार्डिंग, इंटरिम प्रॉफिट के रिगार्डिंग। क्लियर है। सो इस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ऑफ द इंटरिम प्रॉफिट
इसमें हमने दो चीजें देखी, पहला कैलकुलेशन पार्ट आपका अलग था जिसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा तरीका कैलकुलेट करने का, दूसरा हमने जो वर्क ऑन किया वो जर्नल एंट्री पे वर्क ऑन किया। ठीक, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस। ठीक है, सारा एंड मीरा तीन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1 में। सना डाइज ऑन दी 30th जून, मतलब हमें कब से कब तक का चाहिए, अप्रैल मई जून। ठीक, दैट इज 3 मंथ्स का इंटरिम प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर एज द फर्म क्लोजेस द बुक 31 मार्च एवरी ईयर, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो सना का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे मिलेगा इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा ऑन सेल्स बेसिस। तो ये तो गिवन है कि हमें किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। ठीक, अब हमें यहाँ पे जरूरत होगी प्रीवियस ईयर की सेल एंड प्रॉफिट पे की, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सके, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, सो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, सबसे पहली चीज टू कैलकुलेट द इंटरिम प्रॉफिट दैट वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक, ये आपका सेकेंड मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरिम प्रॉफिट। देखो अब यहाँ पे जो हमें अमाउंट गिवन है वो 6 लाख है एंड 1,80,000 है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, देखो जब ये लिखा हो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो फुल स्टॉप के बाद सेल्स लिखा है, प्रॉफिट लिखा है एंड एंड में लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब जो अमाउंट है वो दोनों ही एक के हैं। दैट इज जो पहला अमाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स का एंड जो दूसरा अमाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट का। ठीक, तो हमें यहाँ जो कंसिडर करना है लास्ट ईयर प्रॉफिट divided by last year sales multiply 100। so last year profit आपका 1,80,000 है, last year सेल है आपकी 6 लाख, multiply 100, it is coming 30%। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज का करना क्या है, देखो आगे हमें सेल अमाउंट गिवन है, ऑन द डेट ऑफ डेथ अमाउंट ऑफ सेल गिवन है, तो जो हमें अगर सेल का अमाउंट पता है तो हम उसे प्रॉफिट परसेंटेज लगा के इजिली उस समय तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट जो हमें कंसिडर करना है, हमें देखना है कि ऑन द डेट ऑफ डेथ क्या सेल रही होगी। ठीक है, सो अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे इंटरिम प्रॉफिट और यहाँ यूज करेंगे सेल ऑन द डेट ऑफ डेथ of deceased partner। ठीक है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाला, ठीक, सेल कितनी गिवन है, सेल इज गिवन 1,20,000, 1,20,000 का 30%। ठीक, so it is coming 36,000। okay, now the last part क्या है, लास्ट पार्ट है हमें यहाँ सना का शेयर निकालना है, सनाज शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, 36,000 देखना है कि क्या कोई ओल्ड पीएसआर था, यस 2:2:1 2/5। okay, so this is the part of profit, this is the Sana's share in the interim profit। लास्ट जो हमें करना है वो हमें यहाँ ये करना है कि इसकी जर्नल एंट्री हमें पास ऑन कर लेनी है। ठीक है, सो सेकेंड थिंग दैट वी विल डू इज दी जर्नल एंट्री। अब देखो जर्नल एंट्री किस बेसिस पे पास करनी है,
हमें यहाँ देखा गया है कि हमें कैलकुलेट करना था सना का शेयर इन द इंटरम प्रॉफिट दैट वी हैव डन, जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है। अब देख लो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पीएसआर नहीं गिवन है, ठीक, तो ये क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द न्यू पीएसआर। इन दैट केस जर्नल एंट्री आपकी सिंपल बताई थी, दैट इज पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट वाज 14,400, डन। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका किस बेसिस पे था, ये सेल बेसिस पे था, जहां हमें सेल फिगर एंड प्रॉफिट फिगर को कंसिडर करते हुए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट परसेंटेज एंड टिल द डेट ऑफ डेथ की सेल फिगर का यूज करते हुए इंटरम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसमें से सना का शेयर प्रोवाइड करेंगे एंड जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे एज पर द क्वेश्चन। पीएसआर है तो डिफरेंट होगी, नहीं है तो ये एंट्री पास ऑन होगी। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू क्लास।